तो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंटिन्यूस एक्स रेज है ना, और वो कैसे प्रोड्यूस होता था वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो कंटिन्यूस एक्स रेज में क्या होता था बेसिकली कि हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज आता था और हमारा जो टारगेट मटेरियल होता था उसके एटम में एंटर करता था, फाइनली वो डी एक्सेलरेट होता था तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता था, और वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही हमें किस फॉर्म में मिल जाता था, फोटोन के फॉर्म में मिल जाता, और उन फोटॉन्स को हमने बोला था एक्स रेज। कंटिन्यूस क्यों बोला था वो मैंने समझा दिया था आपको कि बेसिकली कट ऑफ वेवलेंथ से लेके इनफाइनाइट वेवलेंथ तक लगभग सारे रेंज के फोटोन आपको वेवलेंथ के फोटोन मिल जाते हैं, क्योंकि जब वो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता था, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एटम के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता था, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता और कंटिन्यूसली लॉस होता जाता था, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली फोटॉन्स मिलते थे, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, कंटिन्यूस एक्सरेज बोला था। फिर हमने कट ऑफ वेवलेंथ कैसे निकाला था वो मैंने समझा दिया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी दैट इज ईवी एक ही फोटोन के एमिशन में खत्म कर दे, लॉस कर दे, तो जो फोटोन मिलता था उसकी एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ सबसे कम होती थी, उस वेवलेंथ को हमने क्या बोला था, कट ऑफ वेवलेंथ बोला था। और फॉर्मूला क्या था, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400 अपॉन वी वोल्ट में, और आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज है, अब देखो अच्छा ग्राफ वहां पर हमने प्लॉट कर ही लिया था, किसका किसका, इंटेंसिटी और लैम्डा का। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में क्या होता है उसको ध्यान समझते हैं। हमने एक बार डिस्कस की थी कि ये हमारा एटम हो गया, ये अपना मान लो ZE है ऐसे, फर्स्ट ऑर्बिट में n=1, या के शेल भी बोलते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इसमें n=1 को क्या बोलते हैं, के शेल। फिर इसके बाद अपना n=2 जिसे बोलते हैं के के बाद L शेल। इतने बनाते हैं। अब हमारा कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और वो गया और सीधा जाके, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन से, के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसने इसको क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो इस वैकेंसी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉकआउट, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से निकल लिया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या होगा, क्या हमारा ये के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो क्या एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वैकेंसी को फुल करना चाहेगा, और वो फुल करना चाहेगा तो वो यहाँ क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। इसके बाद और भी शेल होंगे अपने इस तरह से, ये अपना हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल। तो बेसिकली यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई उस वैकेंसी को फुल करने के लिए कौन कौन जंप करेगा, एल शेल का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है, एम शेल का भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, उसके बाहर वाले शेल के भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो जब सपोज अभी हमने समझा कि के शेल का इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को कंप्लीट फुल कर देता है, आके यहाँ पर आ जाता है, तो लॉजिकली सोचो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है देन इट विल एमिट अ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी क्या होती थी, जिस ऑर्बिट से सेकंड जिस ऑर्बिट में आया उन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, जैसे n=2 से 1 में आता था तो 2 की एनर्जी क्या होती थी, -3.4, 1 की क्या होती थी, -13.6, गैप कितने का होता था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आता है तो फोटोन जो रिलीज होता है उस फोटोन की एनर्जी क्या होती थी, इन दोनों के एनर्जी गैप का डिफरेंस, वो किसके इक्वल होता था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को जंप करके फुल करता है तो इट विल एमिट अ फोटोन, और वो फोटोन को ही हमने क्या बोला था, एक्सरे बोला था। बस इसका नाम अलग है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। वो क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। दो तरह का हमने फोटोन का एमिशन देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन आता है एटम से पास होता है और वो बिना टकराए एटम से बाहर निकल जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ उसे बोला था हमने कंटिन्यूस एक्सरेज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन आया और किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकरा के उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तो जो उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट्स होंगी उस ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फुल करेगा
तो एक फोटोन एमिट होगा, इस तरह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उसको हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो पहले आप स्क्रीन स्टॉप करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के बारे में मैंने बोला वो आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात लॉजिकली ध्यान समझें, थोड़ा फील करना कि ये जो वैकेंसी हुई, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और कितने एटम से पास होते हैं। ऐसा नहीं एक एटम है, बस लाखों करोड़ों एटम है और ऐसे लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो के शेल होगी पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है, ऐसा तो है नहीं टारगेट मटेरियल के अंदर जाके हम देख रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, है ना। पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है ये सारी चीज़ें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे कई सारे होंगे। यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ। तो ये के शेल में वैकेंसी है, के शेल की वैकेंसी कितने एटम में क्रिएट हुई होगी। के शेल में वैकेंसी जब हमने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन भेजे हैं तो वो लाखों करोड़ों एटम से टकराए, तो के शेल में कहीं ना कहीं वैकेंसी क्रिएट हुई होगी। तो बहुत सारे के शेल में ऐसी वैकेंसी क्रिएट हुई होगी और उसको फुल कौन करेगा, जाहिर सी बात है उनके जो ऊपर जो ऑर्बिट्स होंगी, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वही फुल करेंगे। मतलब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो एल शेल या फिर एम शेल या उसके ऊपर की। बट लॉजिकली सोचो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस के शेल की वैकेंसी को फुल करेगा किसकी है, एल की या एम की। मान लो समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो के शेल में वैकेंसी है ये 50 एटम में क्रिएट हुई, 50 एटम में क्रिएट हुई। तो 50 में से रियलिटी में 48 टाइम इस वैकेंसी को फुल करेगा एल शेल का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास में है। तो इस वैकेंसी को ग्रैब करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, एल शेल की या एम शेल की, एल शेल की। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये चूक जाए इस वैकेंसी को फुल करने में एल शेल का इलेक्ट्रॉन, तो जब उस सिचुएशन में हमारा एम शेल का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फुल कर देता है। क्लियर। और इसके एन शेल, इसके बाद की जो शेल होगी उसकी इस वैकेंसी को फुल करने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। मान लो कि 0.1% भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके चांस है सबसे पहले जंप करके इसको फिल करने की। कभी कभार ये चूक गया, मान लो नहीं जा पाया, तो ये कर देगा, है ना। और इसके बाहर वालों की पॉसिबिलिटी इस वैकेंसी को फुल करने की बहुत कम होगी। क्लियर है। तो ये चीज पहले आप नोट। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमारी जैसे ये हो गई n इज इक्वल टू 1 को हमने क्या बोला, के शेल एल एम और फर्दर और ऊपर। तो है क्या ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इस टाइप से। अगर एल शेल से यहां पर आया कौन, इलेक्ट्रॉन, जब एल सेल के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और अगर उसे एल सेल के इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया तो इससे जो फोटोन एमिट होगा उस फोटोन को बस हमने नाम दे दिया और नाम दिया के अल्फा, ठीक है। इसी तरह से के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और उसे फुल किया एम शेल के इलेक्ट्रॉन ने, तो जो फोटोन एमिट हुआ उस फोटोन को हमने बोला के बीटा। इसी तरह से एन शेल से अगर के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और एन शेल जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है उसने फिल किया तो बोलेंगे अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। और इससे जो सीरीज क्रिएट होगी उसे बोलते हैं के सीरीज। जैसे लाइमन थी ना, इस तरह से वही है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से अगर एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, वैकेंसी तो कहीं भी क्रिएट हो सकती है, उसे फुल कौन करेगा, के शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, अब फुल कौन करेगा, एम शेल का। एम शेल से अगर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट, एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और उसे एम शेल के इलेक्ट्रॉन ने फिल किया तो उसे क्या बोलेंगे, एल अल्फा। यहां से आई तो एल बीटा।
और इसको क्या बोलेंगे, एल सीरीज, ठीक है, समझने के लिए। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में और समझ में आना चाहिए कि बेसिकली जो हमारा सबसे ज्यादा इनमें एनर्जी आपको किसकी लग रही है, आपको अगर एनर्जी याद हो तो दीदी माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, 0.85, इस तरह से हुआ करती है। इस गैप की एनर्जी थी 10.2 और m से k की जो गैप था वो था 12.09। इनका गैप और इनका गैप जाहिर सी बात है कम ही होगा। तो ये मैं आपसे पूछूं, 4 लोग हैं हमारे पास, कौन कौन, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा और एल बीटा। इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, क्या सबसे ज्यादा एनर्जी के बीटा की होगी? तो आप एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटोन की होगी, तो हमें समझ में आना चाहिए कि के बीटा फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी ग्रेटर देन होगी के अल्फा से एंड इट विल बी ग्रेटर देन ऑफ एल बीटा, और सबसे कम एनर्जी होगी एल अल्फा की। इन चारों की बात कर रहे हैं, इन चारों से ही अपने को मतलब है। देखो ये वाला गैप 12.09 और ये वाला गैप 10.2, तो हमें समझ में आ गया के बीटा की एनर्जी के अल्फा से तो ज्यादा है। ये गैप जो है आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास, 1.4 के आसपास होगा। तो जाहिर सी बात है ये 1.4 और ये गैप इस 1.4 से ज्यादा होगा, है ना, बट इन दोनों से कम होगा, इसलिए ये एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, तो इस चीज को नोट करो और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ग्राफ देखा, किस किस का ग्राफ, जो हमने पहले प्लॉट किया था कंटिन्यूस के लिए, उस ग्राफ को हमने बहुत अच्छे से, पहले तो क्या हमने जल्दबाजी में ऑब्जर्व कर लिया था, फिर हमने जब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमें पता चली ना, तो हमने उस ग्राफ को बहुत ही शार्पली और बहुत ही अच्छे से उसके कई सारे एनालिसिस किए। तो कुछ ग्राफ जब हमने देखा तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ आया वो आया तो पहले की तरह कंटिन्यूस ही, बट उसमें कुछ चेंजेस नजर आए। क्या चेंजेस नजर आए? इस तरह का ग्राफ मिला कुछ। क्लियर है? अब जब ग्राफ मिला तो उनमें जो पीक्स नजर आ रहे हैं आपको, ये पीक हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप पहले ग्राफ नोट करो, ये ग्राफ किस चीज का है, वैसा ही कोई नई चीज नहीं है। आपको पहले यहाँ लाइन मिलती थी, लाइन में ये क्या मिल रहे हैं, पीक्स मिल रहे हैं। तो बात ये आती है पीक्स मिले क्यों, इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए ना, तो उसको लॉजिक में समझाता हूँ, और लॉजिक बहुत अच्छा है, उसको ध्यान समझना पड़ेगा। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा उसे वीडियो को पीछे ले जाके फिर देखना आप, ठीक है। तो ये ग्राफ नोट करो। अब डिस्कशन का सब्जेक्ट क्या है कि भाई हमने जब पहले ग्राफ देखा था तो हमने तो चलो समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन, बट ये पीक्स आ क्यों रहे हैं। जब हमने इसको शार्पली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये पीक नजर आया, बट ये पीक है क्यों, तो उसका हमने लॉजिक देखा। तो ध्यान समझना इस चीज को कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जब एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो फोटोन एमिट करेगा। कब तक फोटोन एमिट करता रहेगा, जब तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो जाती, 0, है ना, फाइनली। तो ये जो फोटोन एमिट करता है वो फोटोन की वेवलेंथ या यूं कहें कि उन फोटॉन्स की एनर्जी क्या क्या होती है। तो हमने एक बात समझी थी कि जब भी कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं तो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा कट ऑफ से इनफाइनाइट वेवलेंथ के सारे फोटोन मिलते हैं अपने को, है ना। तो लॉजिकली एक बात समझ में आई, यहां से जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उसने एक फोटोन एमिट किया, 2 3 4 5 6 7 ऐसा करता रहा, कब तक, जब तक उसकी पूरी एनर्जी नहीं चलेगी। और जितना लॉस हुआ एनर्जी का, उसके हर एक एनर्जी की करस्पॉन्डिंग क्या होती है, वेवलेंथ होती है।
है ना। हमें पता है कि E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा फार्मूला वगैरह अप्लाई करते थे, तो हर एक एनर्जी क्या होती है, हर एक एनर्जी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है। मान लो इसने 50 से स्टार्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एटम को क्रॉस करने में लूज कर दिया, तो जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की करस्पॉन्डिंग होगी। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे किस फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये तो अपने को समझ में आता है। तो बेसिकली मान लो ये गया और यहाँ तक जाने में इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस कर दी, तो हमें क्या मिला, एक पहला फोटोन मिला। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लूज की इसने, और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वो हम इससे निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो वो हमें कट ऑफ वेवलेंथ से लेके इनफाइनाइट तक सब सारे फोटोन मिल गए। इस रेंज जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसने मान लो जो फोटोन एमिट किए उनकी वेवलेंथ थी 10 एंगस्ट्रॉम या 5 मान लेते, 5 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम, करते करते क्या यहाँ पर 10.2, या समझो एनर्जी के फॉर्म में लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, कि जो उसने एनर्जी रिलीज करी उन फोटॉन्स की एनर्जी क्या क्या होगी, उन फोटॉन्स की एनर्जी होगी, ये जो पहला फोटोन निकला इसकी एनर्जी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करते करते 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीच में 11 भी आया होगा, है ना। ऐसे कब कहाँ तक आगे चलती जाएगी ये स्टोरी। आप ये समझो कि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आपको कितने बार मिले, कितने तरीके से मिले। देखो ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन मिलने का तरीका है ना, ये दो है। कौन कौन सा, एक तो कंटिन्यूस एक्सरेज के और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से पास होगा बिना नॉकआउट किए, तो जो एक यहां से हमें फोटोन मिलेगा, क्या उस फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है। और ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ डीएक्सेलरेट हुआ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसने इसको नॉकआउट किया और इसने इसको फिल कर दिया, तो भी तो हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन मिलेगा। तो बाकी सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो हमें फोटोन मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन में 10.2 या 12.09 जो ट्रांजिशन वाली ऑर्बिट्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके मिलने की पॉसिबिलिटी दो तरीके से जनरेट हो रही है। एक तो कंटिन्यूस वाले की वजह से, डी एक्सेलरेशन की वजह से 10.2, सो जो 5 मैं बोलूँ आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने तरीके से मिल सकता है, एक ही तरीके से। कौन सा तरीका, डी एक्सेलरेशन। क्या जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो 5 के लिए कोई होता है क्या, नहीं होता। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक, तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी होगी, उस पर कोई पीक नहीं आएगी। पीक कब आएगी, जब एक पर्टिकुलर एनर्जी के फोटोन या पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सडन बढ़ जाए। तो यहाँ पर एनर्जी 10.2 मिलने की पॉसिबिलिटी दो लोगों की वजह से, इसलिए इन फोटॉन्स की करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्लियर है, ओके। अब बात ये आती, ये तो ऐसी था, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। डिस्कशन का मेन सब्जेक्ट जो है वो ये है कि ये 4 पीक समझ में तो आ गई, बट ये 4 पीक हैं किस किस की। और हमारे पास के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा और एल बीटा, इन चारों में से अपने को डिस्कस करके बताना है कि इनमें से कौन सी पीक के अल्फा है, कौन सी पीक के बीटा है और कौन सी के एल अल्फा और एल बीटा है। ठीक है, तो अब एक बार लॉजिक लगा के खुद देखो तो फील आएगी आपको। तो ये पीक मैं आपको बता देता हूँ, ये है के बीटा, ये है के अल्फा, इसी तरह से ये है एल बीटा और ये एल अल्फा। अब इनके लॉजिक समझते हैं क्यों ऐसा है, ध्यान समझना इस चीज को। पहले आपको ये ऑर्डर समझ में आना चाहिए, बीटा अल्फा और बीटा अल्फा इस तरह से याद रखते हैं, बट ऐसा हमें ये समझ में नहीं आया कि ऐसा ऑर्डर रखा क्यों। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें एक बात समझ में आती है कि एनर्जी का जो ऑर्डर है के एल और ये एम,
ये आपका हो गया के अल्फा और ये आपका हो गया के बीटा। तो पहले हम अल्फा और बीटा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमने इन दोनों को समझ लिया तो ये दोनों अपने आप ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि के अल्फा और के बीटा में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि एनर्जी का ऑर्डर के बीटा इज ग्रेटर देन के अल्फा। मतलब अगर के शेल एम शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उससे जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी के अल्फा के फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आती है, अपने को पहले भी डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, के अल्फा के बीटा बन क्यों रहे हैं? क्योंकि के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो रही है। अरे के शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी तभी तो एल शेल के एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा है। पॉसिबिलिटी कौन सा ट्रांजिशन होगा के शेल में अगर वैकेंसी क्रिएट हुई तो कौन उसको फिल करेगा? एल शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार फिल करेगा या एम शेल का इलेक्ट्रॉन? अभी भी हमने देखा था कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम के शेल की वैकेंसी को फिल कर देता है क्योंकि पास में ही है। तो इसकी पॉसिबिलिटी किसकी? के अल्फा की पॉसिबिलिटी के बीटा से ज्यादा है। ठीक है, इसके होने की पॉसिबिलिटी लगभग 90%, ऐसा मान लो कि 90% है। और इसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 10% है। कुछ गलत उल्टा लिख दिया मैंने शायद, हाँ सर। इसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 90%। और इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 10%। ठीक, अब मुझे एक बात समझिए, ये ग्राफ किस चीज का है? टोटल एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। के अल्फा के एक ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी है? के अल्फा के एक ट्रांजिशन की एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ऐसा समझो कि 50 एटम में जनरेट हुई थी, 50 एटम में, और ये हुआ 40 बार। तो के टोटल के अल्फा की करस्पॉन्डिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है ना, देखो ध्यान समझो, के अल्फा की एनर्जी कितनी है? के अल्फा की एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो कितनी बार हुआ है? 40 बार। तो के अल्फा की करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे आप? सिंपली लिखोगे 10.2 इंटू 40 टाइम्स। के बीटा के एक बार के ट्रांजिशन की एनर्जी है 12.09, बट वो हुआ कितनी बार? सिर्फ 10 बार। तो के बीटा के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? 12.09 इंटू 10, यही निकालोगे। अब आप खुद देखो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये या ये। तो समझ में आ गया होगा कि ये एनर्जी ज्यादा है। तो अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो किसकी पीक ऊपर आएगी? मतलब टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्या इसकी टोटल एनर्जी 1, इसको नाम दे देते हैं, और इसको आपने नाम दे दिया टोटल एनर्जी 2। तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी 2। तो सोचो टोटल एनर्जी का ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो तो किसकी पीक बड़ी आएगी नजर? जिसकी टोटल एनर्जी ज्यादा है। टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? के अल्फा की, इसलिए के अल्फा की पीक बड़ी है। क्लियर है? अच्छा, फिर आपके मन में आ रहा है सर अगर इसकी पीक बड़ी है तो के बीटा पहले क्यों? के बीटा एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है? वेवलेंथ। मैं यहां पर लिख देता हूं, लैम्डा लगा देना चाहिए। लैम्डा ऑफ के बीटा, लैम्डा ऑफ के अल्फा, लैम्डा ऑफ एल बीटा, लैम्डा ऑफ एल अल्फा। ठीक, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम। तो एक फोटोन की अगर हम बात करें, सिंगल फोटोन की, सिंगल फोटोन में किसकी वेवलेंथ कम आएगी? के बीटा की वेवलेंथ कम आएगी या के अल्फा की? के बीटा की एनर्जी ज्यादा है तो के बीटा की जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो कैसी आएगी? कम आएगी। इसलिए के बीटा पहले आता है, बट इसकी पीक छोटी क्यों है? क्योंकि पीक इसलिए छोटी क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कम आएगी। ये के अल्फा, लैम्डा ऑफ के अल्फा बाद में क्यों है? क्योंकि इसके फोटोन की एनर्जी इससे कम है तो इसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी। मतलब के अल्फा फोटोन की वेवलेंथ के बीटा की फोटोन से ज्यादा होगी वेवलेंथ, तो वो इसके बाद में आएगा। बट उसकी पीक बड़ी क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसकी पीक बड़ी होगी। एंड सेम रीजन किसके लिए है? एल बीटा और एल अल्फा के लिए। ठीक है,
तो ये सब हटा नोट कर लो आप, और हटा के फिर आपको देखो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है। दो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में पहले कौन आएगा, लॉजिकली सोचो, वेवलेंथ में वो पहले आएगा जिसके फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। अब फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, इन चारों में मैं आपसे पूछूं किस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा सर बीटा की होगी। तो जाहिर सी बात है उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम, तो पहले आ जाएगा। फिर के अल्फा आएगा, फिर एल बीटा आएगा, फिर एल अल्फा आएगा। ऑर्डर समझ में आ गया, रटने का ऑर्डर क्लियर है। फिर कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर ये पीक, इसकी पीक छोटी क्यों, इसकी पीक बड़ी क्यों, जबकि वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ किसने डिसाइड की, एक फोटोन की एनर्जी ने, कि अगर एक फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो के बीटा की एनर्जी के अल्फा की एनर्जी से ज्यादा थी, इसलिए के बीटा के फोटोन का वेवलेंथ के अल्फा के फोटोन की वेवलेंथ से कम आएगा, इसलिए वो पहले आ गए। पीक बड़ी या छोटी कौन डिसाइड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी, क्योंकि वाई एक्सिस पर टोटल एनर्जी है। तो हमने देखा कि ये स्टोरी अपने को क्लियर थी, तो हमें समझ में आया कि टोटल एनर्जी जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, के अल्फा की, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसकी पीक बड़ी होगी और इसकी पीक छोटी होगी, इसलिए ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।